अस्सलाम वालेकुम मतीउल्लाह जान MJTV। लाहौर के पाकिस्तान किडनी एंड लीवर ट्रांसप्लांट इंस्टीट्यूट की कहानी तो आप लोगों ने सुनी होगी। किस तरह चंद साल पहले उस वक्त के चीफ जस्टिस साकिब निसार की ज़ाती रंजश और ज़ाती कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के बायस ये इदारा एक सुओ मोटो केस की नज़र हो गया और किस तरीके से यहाँ अमेरिका से लौट कर आए एक मारूफ डॉक्टर सईद जो हैं उनको इस इदारे की सरबराही से हटाया गया और फिर उसके बाद ये इदारा मुकम्मल तौर पे सरकार की तहवील में चला गया। डॉक्टर सईद ने भी MJTV को ही एक खसूसी इंटरव्यू में वो कहानी सुनाई जिसके मुताबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के घर में डॉक्टर सईद को उनकी अहलिया के साथ मदऊ किया गया और फिर वहाँ पे जो हुआ वो भी एक पुरस्कार किस्म की कहानी थी। उस वक्त के चीफ जस्टिस साकिब निसार के भाई भी हैं जो कि एक डॉक्टर थे, वो भी मौजूद थे। वहाँ पे बड़ी तल्ख कलामी भी हुई और धमकिया मेज़ रवैया भी अख्तियार किया उस वक्त के चीफ जस्टिस साकिब निसार ने। आज जबकि 2 साल गुजर चुके हैं और साकिब निसार बतौर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रिटायर हो चुके हैं, वो कहीं बैठे हैं, छुप के बैठे हैं, पर्दे के पीछे हैं, डैम के चौकीदारी के दावे करने वाले एक साबिक चीफ जस्टिस, मगर PKLI का हाल बुरा हो चुका है। और अब ख़बरें ये हैं कि वो एक सफ़ेद हाथी बन चुका है। अमेरिका से आए डॉक्टर सईद जिनका एक विज़न था कि इस इदारे को एक बैनुल-अक़वामी इदारा बनाना है, इस इदारे को मरीज़ों के इलाज के लिए इदारा बनाना है, इस इदारे को डॉक्टरों की तरबियत के लिए इदारा बनाना है, इस इदारे को रिसर्च और तहकीक के लिए और डेटाबेस डेवलप करने के लिए एक इदारा बनाना है। वो विज़न जो है आज मुकम्मल तौर पे कहीं दफन हो चुका है और पंजाब की सरकार इस इदारे को एक मामूली सरकारी अस्पताल की तरह चला रही है। इसी वाले से हम बात करेंगे और ख़ासकर हाल ही में पंजाब की जो वज़ीर सेहत हैं यास्मीन राशिद, उन्होंने भी बड़े दावे किए हैं इस अस्पताल के बारे में और उस अस्पताल के जो बानी थे, जो फाउंडर थे, जो अमेरिका से आए थे डॉक्टर सईद, वो इस वक्त हमारे साथ MJTV के इस प्रोग्राम में एक बार फिर मौजूद हैं। डॉक्टर सईद, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो हाल ही में जो डॉक्टर यास्मीन राशिद ने इंटरव्यू दिया उसके में अहम नुकात अगर मैं आपको बता दूं मुख्तसरन ताकि लोगों को भी पता चलें और फिर हम आपसे पूछते हैं कि असल हकीकत क्या थी। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने इस बात की तरदीद की कि ये एक सफ़ेद हाथी बन चुका है। उनका ये कहना था कि इस अस्पताल की बुनियाद ही गलत रखी गई है और डॉक्टर सईद साहब 2003 से पाकिस्तान में थे और वो किडनी ट्रांसप्लांट कर रहे थे। जी, मेरा ख्याल है ये इन्फॉर्मेशन गलत है डॉक्टर साहिबा की। मैं 2000 में आया था, 2003 में नहीं, और 2000 आके मैंने शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल ज्वाइन किया और वहाँ पे हमने एक अदारा पाकिस्तान किडनी इंस्टीट्यूट PKI की बुनियाद रखी, जो कि शिफा में जो ट्रीटमेंट हम अमीर आदमियों को देते थे वही ट्रीटमेंट हम गरीब आदमियों को देते। 89 में बकौल यास्मीन राशिद के 1989 में किडनी ट्रांसप्लांट पंजाब में शुरू हो चुके थे। जी, ये मेरे ख्याल ये बात सही होगी, लेकिन ये कह देना कि किडनी ट्रांसप्लांट शुरू हो चुके थे ये बिल्कुल एक मिसलीड करने वाली बात है। सवाल ये होता है कि कितने किडनी ट्रांसप्लांट हो रहे थे। मैं ये कह दूं कि एक चीज़ शुरू हो गई थी, वो एक मीनिंगलेस स्टेटमेंट है। तो जैसे डॉक्टर साहब ने फरमाया, पहले तो उन्होंने ये बिल्कुल गलत बात की कि मैंने उनको कहा कि इन सारे सरकारी अस्पतालों में चीफ मिनिस्टर को कहा कि बंद कर दिए जाएँ ट्रांसप्लांट। मतलब ये तो बिल्कुल एब्सर्ड बात है। अच्छा, दूसरी बात जो बहुत अहम है, उन्होंने ये इंप्रेशन देने की कोशिश की जैसे कि लाहौर में बेतहाशा पंजाब में किडनी ट्रांसप्लांट्स गवर्नमेंट के लेवल पे लेफ़्ट राइट एंड सेंटर हो रहे थे और पब्लिक को सहूलत मैसर है। आपको जान के हैरानगी होगी कि जैसे लाहौर जनरल हॉस्पिटल का उन्होंने नाम दिया कि वहाँ पे किडनी ट्रांसप्लांट हो रहे हैं। 2 साल में टोटल 4 ट्रांसप्लांट्स हुए। इसी तरह कोई गुजरावाला में 3-4 ट्रांसप्लांट्स हुए। इसी तरह तो अगर कोई एक अच्छे अदारे का, अच्छा फिर ट्रांसप्लांट में सिर्फ ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि कितने ट्रांसप्लांट्स हुए, फिर ये भी देखना पड़ता है कि कितने लोगों की सर्वाइवल क्या थी, उसमें मोर्टेलिटी मरीज़ कितने बचे, कितने लोग, कोई डेटा नहीं है, ज़ीरो डेटा है। डॉक्टर साहब, यास्मीन राशिद ये भी कहती हैं कि इस ट्रस्ट की बुनियाद पे 15 अरब रुपए एक प्राइवेट इदारे को दे दिए गए, एक ट्रस्ट के इदारे को, जो कि बड़ी गैर मामूली बात। जी, मेरे ख्याल है ये बिल्कुल या तो डॉक्टर साहबा को उसकी समझ नहीं है या फिर वो एक जानबूझ के गलत बयानी कर रही हैं, क्योंकि इसमें एक सिंगल पैसा भी गवर्नमेंट का किसी प्राइवेट ट्रस्ट को नहीं दिया गया। PKLI ट्रस्ट पहले बना, वज़ीर कानून ने कहा कि हम ट्रस्ट को पैसा नहीं दे सकते। चीफ मिनिस्टर साहब ने उनसे कहा कि
फिर क्या रास्ता है इसके लिए। तो उन्होंने कहा कि एक अदारा गवर्नमेंट का एज अ स्टैट्यूटरी बॉडी बनाया जाए PKLI के नाम से, जिसको कि पार्लियामेंट ने फिर अप्रूव किया, और एक एक पैसा उस स्टैट्यूटरी बॉडी को गया है, किसी प्राइवेट ट्रस्ट को एक सिंगल पैसा भी नहीं गया। और दूसरी बात यह है कि हमने ट्रस्ट इसलिए बनाया कि हमारा माइंड बड़ा क्लियर है कि हम सारी उम्र सरकार पे डिपेंड नहीं कर सकते, और 3 साल के बाद हमें अपना अदारा खुद चलाना होगा। लिहाजा हमने शुरू में ट्रस्ट की बुनियाद डाल दी, और उस ट्रस्ट ने विदिन अ ईयर अल्हम्दुलिल्लाह 125 मिलियन रुपीज़ जनरेट किए, जिसमें से 20 बिलियन का हमने सामान लिया PKLI को चलाने के लिए शुरू में, और उसमें से भी 10 बिलियन वो रुपीस थे जो मैंने अमेरिका में जाके फंड रेजिंग की। कोई PC1 नहीं बना, कोई एक्नेक की मंजूरी नहीं ली गई, कोई फिजिबिलिटी रिपोर्ट नहीं बनी, और 21 अरब रुपए का बजट रख दिया गया। इसमें से कोई मीटिंग ऐसी नहीं थी जो कि या तो चीफ सेक्रेटरी चेयर नहीं करते हों, या चेयरमैन PND ना चेयर करते हों, या चीफ मिनिस्टर साहब खुद चेयर ना करते हों। और उसमें हमारे बोर्ड पे एक सेक्रेटरी फाइनेंस थे जो गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते थे, और एक सेक्रेटरी हेल्थ है जो गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते थे। तो मैं जब हमने इस सारे प्रपोजल को वो किया, तो जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जो कॉन्सेप्ट होता है फिजिबिलिटी का, उसको प्रोजेक्ट डाइजेस्ट कहते हैं। हमने वो अपना प्रोजेक्ट डाइजेस्ट उनको प्रेजेंट किया। उसके बाद फिर ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी थी, क्योंकि दिन रात हमारे साथ काम करते थे कि इसका PC1 बनवाते या जिस तरह से करते या एक्ट की अप्रूवल लेते। मैं एक प्रोफेशनल आदमी हूँ और इन डिटेल से मुझे कोई वाकफियत नहीं है, लिहाजा ये कहना कि ये प्रोसीजर नहीं हुआ, तो अगर ये प्रोसीजर नहीं हुआ तो ये गवर्नमेंट से पूछें आप जाके कि क्यों उन्होंने ये प्रोसीजर नहीं किया। मगर आप मैडम ये भी कह रही हैं कि बोर्ड ऑफ गवर्नर के भी सरबराह थे, चीफ एग्जीक्यूटिव भी थे आप, और आप अस्पताल के भी और ट्रस्ट के भी सरबराह थे। ये क्या है इतने अख्तियारात होने के बावजूद? जी देखिए, इसको बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप इसको समझें। जो प्रेसिडेंट है किसी भी अदारे का, वो उसका एक विज़न लेके आता है। अब खाली विज़न काफ़ी नहीं होता, बड़े लोग बड़े विज़न रखते हैं, लेकिन जब तक उस विज़न को एग्जीक्यूट ना किया जाए, CEO का जो काम है वो उस विज़न को एग्जीक्यूट करना है। तो इसकी जो सबसे बड़ी एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूँ वो SIUT की एग्जांपल दे सकता हूँ। अदील रिजवी साहब उसके प्रेसिडेंट भी हैं, उसके CEO भी हैं। ईदी साहब, कितना भी बड़ा विज़न आ जाए, ये इसको जब तक आप एग्जीक्यूट करके ज़मीन पे नहीं चलाएंगे, तो हमने टेम्परेरली अपने आप को, मैंने एज ए CEO के तौर पे वहाँ रखा हुआ था, जब तक कि चूँकि इसमें बहुत जान मारनी पड़ती थी। मैंने 4 साल मतीउल्लाह जान साहब तकरीबन 18 से 20 घंटे काम किया इस मिशन को अचीव करने के लिए, एंड दैट इज़ द ओनली रीज़न कि मैं 150 डॉक्टर को कमिट करा सका फ्रॉम अमेरिका एंड इंग्लैंड, और 13 महीने वो बिल्डिंग बन गई, जो कि जिसमें सरकार ने बड़ा काम किया। दिन रात वहाँ पे चीफ सेक्रेटरी, हेल्थ सेक्रेटरी, फाइनेंस सेक्रेटरी बैठे होते थे। तो पॉइंट सारी बात कही है कि, और उसमें मैंने CEO की हैसियत से, ना प्रेसिडेंट की हैसियत से एक सिंगल पैसा लिया, ना हमारे बोर्ड के किसी मेंबर ने कभी कोई पर्क ली या कोई सिंगल पैसा लिया, इवन आने जाने का खर्चा भी नहीं लिया। तो ये सारे बोर्ड में वो कमिटेड लोग थे जो पाकिस्तान में एक स्टेट ऑफ द आर्ट अदारा बनाने में बिलीव करते थे, पाकिस्तानी खिदमत करना चाहते थे, और मैं समझता हूँ इसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वहाँ आता है जहाँ पे कि आप 2 जगह से पैसे ले रहे हैं और काम में कोई कॉन्फ्लिक्ट आ रही है। हमें जो पूछने वाली बॉडी थी वो चीफ मिनिस्टर साहब थे, वो चीफ सेक्रेटरी साहब थे। फिर उसके बाद हमने न सिर्फ ये किया, बल्कि हमारी तो स्ट्रेंथ ही ट्रांसपेरेंसी थी। तो हमने फिर फर्गुसन से जो अर्नेस्ट एंड यंग जैसी कंपनियां हमारी इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑडिटर्स थी। तो ये कहना कि कोई हिसाब किताब नहीं था, गवर्नमेंट कंप्लीटली, हम हर 2 हफ्ते के बाद गवर्नमेंट को रिपोर्ट करते थे प्रोग्रेस की। वो खुद चीफ मिनिस्टर साहब बुला के रिपोर्ट मांगते थे कि क्या ऑडिट भी होता, और ऑडिट भी होता था। फिर उसके बाद ऑडिटर जनरल ने भी हमारा ऑडिट किया, पाकिस्तान के ऑडिटर जनरल ने। तो ये कहना कि कोई पूछने वाला नहीं था, इंतहाई मिसलीडिंग स्टेटमेंट है। उनको कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि वो क्या बात कर रही हैं और अदारे को कैसे चलाया जाता है। अच्छा, वो फिर कह रही हैं कि 2017 में कबल अज़ वक्त सिर्फ 35% तामीर के बाद इफ्तिताह कर दिया गया और 1639 लोगों को भर्ती भी कर लिया गया। उस वक्त प्लान ये था कि 25 दिसंबर 2017 को IDAP ने हमें 8 ऑपरेटिंग रूम्स और 110 बेड्स देने, 8 ऑपरेटिंग रूम्स और 110 बेड्स देने। हमने सारी की सारी ह्यूमन रिसोर्स इस हिसाब से रिक्रूट की कि 25 दिसंबर को हमें 8 ऑपरेटिंग रूम और 110 बेड, ये रिटन है, हर जगह डॉक्यूमेंटेड है ये चीज़ 2017 तक। जब 2017 का दिसंबर आया, क्योंकि देखिए एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है मतीउल्लाह जान साहब आपको समझने की, कि अगर मैं एक आदमी को अमेरिका से लेके आ रहा हूँ तो ये नहीं मैं कह सकता कि कल आप आ जाएँ उठ के वहाँ से। उनको इनका एक नोटिस पीरियड होता है, एक प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ता है। और हमने इसमें बड़ी कोशिश की कि जितनी भी हमारी जो महंगी ह्यूमन रिसोर्स थी उसको डिले करके दिसंबर में बुलवाया। हालांकि हमें उनको जल्दी बुलाना चाहिए था, लेकिन चूँकि हम बहुत कॉस्ट कॉन्शियस लोग थे तो हमने कहा कि नहीं। तो हमारा प्लान ये था कि दिसंबर 2017 में हम 110 बेड्स
और 8 ऑपरेटिंग रूम्स से शुरू करेंगे, जिसकी के रिक्वायरमेंट ये 1649 जो आप बता रहे हैं ये ह्यूमन रिसोर्स थी। फिर जब ये नहीं सुन ली, फिर जब ये नहीं हो सका तो फिर हमने बहुत से लोगों को कहा कि आप कॉन्ट्रैक्ट को डिले करते हैं, और बहुत से लोग वापस चले गए, अमेरिका वापस चले गए, इस वजह से कि चूँकि हमने रियलाइज़ किया कि ये नहीं हो पा रहा। और तो फिर उसने जब आईडीएफ ने जब दिसंबर की डेडलाइन मीट नहीं की तो चीफ मिनिस्टर ने उनको फिर जनवरी की डेडलाइन दी, फिर जनवरी की डेडलाइन से वो फरवरी की डेडलाइन हो गई, फिर फरवरी से वो मार्च की डेडलाइन हो गई, मार्च में फिर वो सुओ मोटो हो गया, बल्कि फरवरी में फिर अनफॉर्चुनेटली ये हुआ कि आज चीमा साहब के ऊपर वो नैब का केस हो गया। जब वो नैब का केस हो गया तो सारी ब्यूरोक्रेसी ने काम करना बंद हो गया। आईडीएफ प्रैक्टिकली, और आईडीएफ वालों ने, मैं आई मस्ट सल्यूट देम कि बड़ी मेहनत से दिन रात, और नॉट सिर्फ आईडीएफ, एंटायर पंजाब गवर्नमेंट ने दिन रात वहाँ पे काम किया, चीफ सेक्रेटरी, चेयरमैन पीएनडी, हेल्थ सेक्रेटरी, फाइनेंस सेक्रेटरी। तो अगर ये नहीं होता तो ये यानी मैं बता रहा हूँ कि नवंबर 2016 में वहाँ पे मट्टी थी ग्राउंड, और नवंबर और दिसंबर 2017 में 3 लाख स्क्वायर फुट कंस्ट्रक्ट हो चुका था। तो ये तो हैट्स ऑफ टू देम कि इतना रैपिडली ये काम। लेकिन आहत चीमा एक फर्द वाहिद थे, उनकी गिरफ्तारी से या उनके केस से ब्यूरोक्रेसी ने काम छोड़ दिया, और आपके अस्पताल का क्या ताल्लुक है उससे? मैं बताता हूँ कि क्या ताल्लुक है, चूँकि एंटायर ब्यूरोक्रेसी, जिसमें कि जो मुजाहिद शेरदिल जो थे, जो आईडीएफ के चेयरमैन थे, ही वॉज अ ब्यूरोक्रेट। तो मैं बता रहा हूँ कि उससे वो सब इतने दिल गिरफ्तार हो गए, वो लोग जो ब्यूरोक्रेसी थी, जो फाइनेंस डिपार्टमेंट, सारे लोग डर की वजह से सिर्फ। फिर चीफ मिनिस्टर उनको रीअश्योर भी करते थे कि नहीं आप लोग काम करें, आप लोग काम करें, तो फिर वो काम दोबारा शुरू हुआ। मगर मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि कैसे चीज़ों को डिले किया। तो 70 डायलिसिस मशीनें पड़ी थी, इस्तेमाल नहीं हो रही थी। सही। देखिए, हमने आते ही 70 डायलिसिस मशीनें ली थी, बिकॉज बेतहाशा लोड था हमारे ऊपर डायलिसिस पेशेंट्स का। आईडीएफ की स्लो प्रोग्रेशन की वजह से, चाहे उसके पीछे जो भी रीजंस हों, कंस्ट्रक्शन डिले होती चली गई। तो उसमें अगर उन्होंने 70 डायलिसिस मशीनें वो कर दी तो उसमें तो कोई मतलब उसमें क्या गलत। हमारे प्लान में डे 1 पे हम चाहते थे कि जल्द से जल्द 110 बेड के साथ जब हमारे ऑपरेशन होंगे तो हम 70 डायलिसिस मशीन्स को ऑपरेट करेंगे। उस वजह से हमने वो मशीनें ले ली थी। ये कोरोना का, उन्होंने ये भी कहा कि कोरोना के मरीज़ों के लिए इस अस्पताल को इस्तेमाल किया गया, तो इसको आप कैसे देखें? मैं इसको बिल्कुल नेगेटिवली देखता हूँ, बिकॉज अगर किसी आदमी में ज़रा सा भी शऊर हो कि ट्रांसप्लांट क्या होता है, वहाँ पे इम्यूनोसप्रेस्ड पेशेंट्स आते हैं, तो आप कभी भी इस तरह के अस्पताल को इस तरह के वायरस की एपिडेमिक के लिए यूज़ नहीं करेंगे, बिकॉज आपको नहीं पता कि इस वायरस का बायोलॉजिकल बिहेवियर क्या है, वहाँ के डक्ट्स में वो बसता है, क्या होता है। तो अगर उनको आईसीयू के बेड्स की, वेंटिलेटर की ज़रूरत थी, ट्रेन ह्यूमन रिसोर्स की ज़रूरत थी, तो अपने किसी हॉस्पिटल में वो उन मशीनों को ट्रांसफ़र करते, और सेकंडमेंट पे इवन लोग भी वहाँ से लेके चले जाते जो ट्रेन लोग हैं। लेकिन उस अस्पताल को जो कि एक टर्शरी भी नहीं, क्वार्टनरी केयर अस्पताल है, जो एक स्पेसिफिकली डिज़ाइन है ट्रांसप्लांट के लिए, उसको एक कोविड हॉस्पिटल में कन्वर्ट करना मैं समझता हूँ एक्सट्रीम ट्रेजेडी है और नासमझी है। लेकिन मैं अपनी टीम को जो PKLI में उनको सल्यूट करता हूँ कि उन्होंने, बिकॉज देयर ट्रेन्ड फोर्स और प्रोफेशनल्स की टीम हमने जमा की थी वहाँ पे, तो उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह कोविड में भी एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया। ये भी यास्मीन राशिद साहिबा कह रही हैं कि हमने लीवर ट्रांसप्लांट शुरू करवाया पीछे पड़कर। बिल्कुल गलत बात कह रही हैं। जो पहला लिवर ट्रांसप्लांट जब सुप्रीम कोर्ट ने मुझे रीइंस्टेट किया एज अ बोर्ड को रिस्टोर किया साकिब निसार के जाने के बाद, तो मैंने पहला लिवर ट्रांसप्लांट वहाँ पे शुरू कराया अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारी टीम थी जो हमने बिल्ड की थी, जिसने कि आगे चल के लिवर ट्रांसप्लांट्स परफॉर्म किए। उसके बाद वो फरमाती हैं कि जी हमने 8 ऑपरेटिंग रूम्स बना दिए। ये 8 ऑपरेटिंग रूम्स ऑलमोस्ट उन्होंने हमें दिसंबर ऑफ 2017 में देने थे। तो अगर आपने 2.5 साल के बाद अगर 8 ऑपरेटिंग रूम्स बनवा दिए तो कौन सा तीर मार दिया। मतलब मैं तो कहता हूँ तो ये तो शर्मनाक बात है कि 8 ऑपरेटिंग रूम्स जो कि दिसंबर 2017 में तो फिर शहबाज शरीफ को देने थे ना, इन्होंने तो नहीं देने। नहीं, वो आईडीएफ ने हमें 8 ऑपरेटिंग रूम्स बना के देने थे दिसंबर 2017 में। उसमें से सिर्फ 2 दिए, जिसमें हमने किडनी ट्रांसप्लांट मेरे होते हुए शुरू हो गया, और फिर उसके बाद लिवर ट्रांसप्लांट मैंने शुरू कराया। मगर मैं कह रहा हूँ कि उन्होंने उन 8 ऑपरेटिंग रूम्स को मुकम्मल करवाया 2.5 साल के अंदर। तो मुझे नहीं पता कि आप इसको कोई बहुत अच्छी परफॉर्मेंस कहेंगे कि वो कह रहे हैं कि किडनी ट्रांसप्लांट जो है आपके दौर में 40 हुए थे, और यास्मीन राशिद साहिबा कह रही हैं कि इन्होंने 52 किडनी ट्रांसप्लांट करवाए। जी देखिए, ये कहना कि उन्होंने 52 किडनी ट्रांसप्लांट के सेंटर्स हमने बना दिया, सिस्टम हमने बना दिया। देखिए, हमारा जो बिज़नेस प्लान था उसमें पहले साल में 300 किडनी ट्रांसप्लांट्स होने थे।
अगर हमें वो 8 ऑपरेटिंग रूम्स मिल जाते जो हमें प्रॉमिस किए गए थे दिसंबर 2017 में, तो हमारा बिजनेस प्लान में ये हिसाब था कि पहले साल में 300 किडनी ट्रांसप्लांट्स और 150 लिवर ट्रांसप्लांट्स होने थे। तो ये क्या परफॉर्मेंस है कि आपने अगर 52 ट्रांसप्लांट करा दिए तो कौन सा तीर मारा। और इनमें फिर सर्वाइवल रेट क्या है? इसमें मेरा ख्याल है कि सर्वाइवल रेट अच्छा है हमारी टीम का। मुझे वो नंबर्स तो चूँकि मैं वहाँ काम नहीं करता तो मैंने, लेकिन हमारी टीम चूँकि एक वेल ट्रेंड ऑर्गेनाइज टीम है तो बहुत अच्छे पेशेंट और देखें आप डॉक्टर साहब, आपकी टीम अभी भी उस हॉस्पिटल में है, तो फिर इसके बावजूद उस हॉस्पिटल को आप वाइट एलिफेंट कैसे कह सकते हैं? देखिए, वाइट एलिफेंट जो कहा जा रहा है, मेरा ख्याल है पहले तो मैं इस बात से एग्री नहीं करता कि वो वाइट एलिफेंट है। गवर्नमेंट को इस तरह के प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना पड़ता है, लेकिन मैं इसमें बड़ा क्लियर हूँ कि अब गवर्नमेंट इसको जिस तरफ लेके जा रही है ये सिर्फ और सिर्फ तबाही का रास्ता है। ये कभी भी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस नहीं बन सकता। आप मुझे एक सिंगल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बता दें जो गवर्नमेंट के ऑस्पिसेस में बना हो या गवर्नमेंट के अंडर बना हो। लेकिन आपके चुने हुए लोग हैं, आपके दोस्त हैं, आपके ट्रेंड हुए लोग हैं, बड़े कॉम्पिटेंट है, आप उनकी तारीफ़ करते हैं, तो उनके होते हुए तबाही की तरफ कैसे जाएगा पीकेएल? जी, तबाही की तरफ उन लोगों की वजह से नहीं जाएगा, उस डायरेक्शन की तरफ से जाएगा जो गवर्नमेंट दे रही है। मैं आपको उसकी मिसाल से समझाता हूँ। देखिए, इस वक्त गवर्नमेंट के तमाम अस्पतालों में मुझे एक अस्पताल बता दीजिए जिसको आप कह सकते हैं कि वो सेंटर ऑफ एक्सलेंस है। लोग दुनिया से वहाँ इलाज कराने के लिए आते हैं, वहाँ पे बहुत हाई फाई इस तरह का हो रहा है तालीम का निज़ाम जिससे कि दुनिया के लोग सीखने के लिए उनसे आते हैं। पीकेएल का विजन ये था कि दुनिया से लोग इलाज कराने के लिए हमारे पास आएंगे यहाँ पे। अब रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि ये गवर्नमेंट के सिस्टम्स में, हम गवर्नमेंट के मुखालिफ नहीं हैं, लेकिन गवर्नमेंट के सिस्टम्स में इतना इनर्शिया और इतना ड्रैग है कि आप देखें कि 2.5 साल में उन्होंने 2 ऑपरेटिंग रूम से 8 ऑपरेटिंग रूम, जिसके स्ट्रक्चर्स ऑलरेडी बन चुके थे जब मैं आया हूँ वहाँ से छोड़ के, तो वो स्ट्रक्चर बन चुका, अब उसको ऑपरेशनलाइज कराया है। तो मैं ये गवर्नमेंट के सिस्टम का बिल्ट इन ड्रैग है। और मैं आपको आज ये बात आप लिख लें कि इस ट्रेजेक्ट्री पे अगर पीकेएल चलता गया तो पीकेएल तबाह हो जाएगा। वो एक सरकारी अस्पताल बन जाएगा, क्योंकि जो डायरेक्शंस आती है ना वो लीडरशिप उसको लेके चलती है। तो आप क्या मशवरा देते हैं अपने इतने प्यारे साथियों को जिनको आप वहाँ छोड़ कर आए हैं कि अगर ये अस्पताल तबाही की तरफ जा रहा है तो वो छोड़ के वापस चले जाए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं कहता हूँ कि हिम्मत का से काम लें, ये अदारा पलटेगा, ठीक है ना। इसलिए कि गवर्नमेंट सूनर और लेट इस बात को रियलाइज़ करेगी कि जिस तरह से वो उसको चला रहे हैं वो अदारा चल ही नहीं सकता। एक बात। दूसरी बात ये है कि इस तर्ज पे आप कभी भी वो फंड रेजिंग नहीं कर सकते। गवर्नमेंट का इतना ज़्यादा ट्रस्ट डेफिसिट है कि कोई आदमी पैसे नहीं देगा, तो नतीजतन ये है कि ये सारी उम्र एक गवर्नमेंट पे बोझ रहेगा। और जो चीज़ें गवर्नमेंट पे बोझ रहती हैं और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हो सकती, वो कभी भी लॉन्ग टर्म में नहीं चल सकती। ये मैं बहुत अहम बात आपसे कह रहा हूँ। और दूसरी बात ये मैं कह रहा हूँ कि वो कभी भी सेंटर ऑफ एक्सलेंस नहीं बन सकती, क्योंकि वो हमेशा गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट रहती है। हमारे प्लान का जो फंडामेंटल पार्ट था वो ये था कि गवर्नमेंट हमें 3 साल के लिए सपोर्ट करे, उसके बाद 25% ग्रांट दे, उसके बाद फिर हम थ्रू क्लिनिकल एक्टिविटी, लैब्स, डोनेशंस, चंदा, ज़कात, खैरात, वेरियस टेक्निकल सर्विसेज के ज़रिए पीकेएल को आगे चलाएंगे। तो पीकेएल अगर सेंटर ऑफ एक्सलेंस बनेगा तो सिर्फ़ और सिर्फ उस मोड में बनेगा। आज मैं इसी को एक डिफरेंट अंदाज में समझाता हूँ। आज आप शौकत खानम को, आगा खान को और शिफा को गवर्नमेंट के हवाले कर दें, वही लोग वहाँ काम करते रहें, मैं आपको गारंटी करता हूँ कि 1 साल में वो तबाह हो जाएंगे तीनों अदारे। आपको लगता है कि पीकेएल जैसे एक इतने यूनिक इदारे के ख़िलाफ़ कुछ लॉबीज़ हैं जो काम कर रही हैं, कुछ इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं, कुछ हो सकता है डॉक्टरों में ऐसी लॉबीज़ हों, और ये भी खबरें आम थी कि कुछ बड़ी जो माशाल्लाह अब रिटायर्ड जजेस साहिबान हो चुके हैं, उनके कोई भाई भी शायद कोई इसी बिज़नेस में थे, तो वो क्या मालूमात हैं आपके पास से? और मोस्ट डेफिनेटली इसमें एक बहुत बड़ा जो ग्रुप मेरे अपने फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन जो मुझे है वो ये है कि एक बहुत बड़ी माफिया है स्पेशली लाहौर के अंदर, जो कि इसको नहीं चाहती थी। मुझे वो डॉक्टर्स मुझे मिलते थे और मुझे तंजिया कहते थे कि आप में कौन से सुरखाब के पड़ लगे हैं जो आप इधर आए। मैंने कहा जी ये बात मुझसे नहीं पूछें, आप जाके चीफ मिनिस्टर से पूछें। तो अगर उनमें इतनी कैपेबिलिटी होती तो बना लेते इस तरह का अदारा। तो क्या वो लॉबीज़ का क्या इंटरेस्ट था, थोड़ा एक्सप्लेन करें। लॉबीज़ का बड़ा क्लियर इंटरेस्ट है कि देखिए जब पीकेएल ने आना था तो पीकेएल का मैंडेट क्या था? पीकेएल का मैंडेट ये था कि हम तमाम गरीबों का या सफ़ेद पोशों का मुफ्त इलाज करेंगे। तो ये डॉक्टर्स की जो लॉबी है, ये मुफ्त से मुराद कितनी बचत होती है अगर मुफ्त इलाज हो तो? नहीं, देखिए ना, एक आदमी है उसको किडनी ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है मसलन, ठीक है, बाहर फ़र्ज़ किया 15-20 लाख रुपए लगते हैं, हम उससे एक पैसा भी नहीं लेंगे। या अगर वो हमें 2 लाख रुपए दे सकता है या 5 लाख, डिपेंडिंग ऑन कि हमारी स्क्रीनिंग में वो कहाँ फिट होता है। जस्ट लाइक शौकत खानम की तरह हमारा तो मॉडल मतलब ऐसा बिल्कुल शौकत खानम के मॉडल को फॉलो करता था।
और उससे में कुछ चेंजेस थी। फ़र्क सिर्फ ये था कि आप इमरान खान नहीं थे। फ़र्क सिर्फ ये था कि मैं इमरान खान नहीं था, लेकिन आपने वर्ल्ड कप नहीं जीता हुआ। मैंने वर्ल्ड कप भी नहीं जीता हुआ था। लेकिन मैं आपसे ये बता रहा हूँ कि ये पब्लिक के वो लोग जो कि ये डॉक्टर हजरात, कोई इंडिया भिजवा रहा था, कोई चाइना भिजवा रहा था, अपने कमीशंस थे इन लोगों के वहाँ पे डायग्नोस्टिक। कितना कमीशन लेते थे, क्या सूरत? मैंने तो किसी से मैं मिला हूँ, लेकिन लोगों ने मुझे बताया कि हम किसी ने 8 लाख देते हैं, किसी ने 10 लाख देते हैं। वो जो भी इंडियन हॉस्पिटल से उनका रेट तय वो तो था, उसका कोई एक सर्टन परसेंटेज आमतौर पे यहाँ के लोगों। अच्छा, अब आप मुझे बताएंगे कि चीफ जस्टिस हाकिम निसार ने जब आपको बुलाया था, पहले भी आपने प्रोग्राम में जिक्र किया, तो वहाँ डिनर पे थोड़ा सा उन नाजरीन के लिए दोहरा दें जो पहले नहीं देख सकते। करेक्शन कर दूँ कि वो डिनर नहीं, वो मॉर्निंग की एक मीटिंग थी सुबह 10 साढ़े 10 बजे। अच्छा हाँ, मॉर्निंग नाश्ते पे। नाश्ता भी नहीं था, मतलब एक मीटिंग थी। तो हम तो अपने या सिर्फ तो बेसिकली मैम जब वहाँ गया, देखिए उसका कॉन्सेप्ट ये था कि मैं चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब से कई दफ़ा मैं पहले मिल चुका था, और मैं इस कॉन्सेप्ट पे काम कर रहा था कि किसी तरह पाकिस्तान में एक अच्छा ट्रांसप्लांट का निज़ाम बने, जस्ट लाइक अमेरिका और इंग्लैंड। तो मैंने सो मोटो से बहुत पहले की बात है। तो मैं उनसे, जो मेरे साथ जो साहब गए थे, जो हमारी बोर्ड में भी थे, शेख अमीन साहब, वो साकिब निसार साहब के बचपन के दोस्त थे। तो मैं, मेरी वाइफ, शेख अमीन साहब, उनकी वाइफ, साकिब निसार साहब, उनकी वाइफ, उनके ड्राइंग रूम में मौजूद थे, और ये उनकी इनविटेशन पे। और उन्होंने मुझे, जो अमीन साहब ने जो इनवाइट किया था कि साकिब निसार साहब को याद कर रहे हैं, वो इसीलिए किया था कि वो ट्रांसप्लांट के बारे में आपसे समझना चाहते हैं ताकि उस पर कोई एक्शन ले सकें। अच्छा। ये तो हमें कोई आइडिया नहीं था कि क्या होने वाला। पुरानी बात थी ये तो अब 2018 के मार्च की बात है ना। आफ्टर वी मार्च में सो मोटो हो गया था उसी, तो सो मोटो उसके कोई दो हफ्ते के बाद हो गया था ना इस मीटिंग के। अच्छा। जी। तो क्या हुआ मीटिंग में? तो मीटिंग में ये हुआ कि जब मैं गया उनके पास तो मैंने उनको बताया, और बड़े अच्छे माहौल में मीटिंग शुरू हुई। हम 3 हजरात यहाँ बैठे हुए थे, ख़वातीन अक्रॉस द रूम सामने थी, और एक बड़े कॉर्डियल माहौल में बात हो रही थी। तो मैंने उनको बताया कि ट्रांसप्लांट क्या होता है, कैडेवरिक ट्रांसप्लांट क्या होता है, क्यों हमको एक अच्छा ट्रांसप्लांट सिस्टम बनाना चाहिए ताकि हम दुनिया में अच्छा काम कर सकें। तो जब ये बात सब हो गई तो उन्होंने कहा कि ये अमीन साहब मुझे PKLI के बारे में बताते रहते हैं, तो बताइए कि क्या है PKLI। तो मैंने उनको बताया कि किस तरह मैं अमेरिका में रहता था, किस तरह मैंने वहाँ ख्वाब देखा कि पाकिस्तान में एक अच्छा अदारा बनना चाहिए, फिर पाकिस्तान आया, PKI बनाया, फिर और गरीबों को मुफ्त किडनी ट्रांसप्लांट का विजन है हमारा। और सिर्फ देखिए, एक और चीज़ याद रखें, ये भी मिसनूमर है या एक मिस इन्फॉर्मेशन है कि सिर्फ PKLI किडनी ट्रांसप्लांट का दायरा है। वहाँ पे हमने बेतहाशा मेजर कैंसर सर्जरीज करनी थी जो पाकिस्तान में नहीं होती, लिवर की बेतहाशा कैंसर सर्जरीज करनी थी और दीगर सर्जरीज करनी थी, एंडोस्कोपी को एक बिल्कुल हायर लेवल पे लेके जाना था, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी को डेवलप करना था। और बाय द वे आपको पता नहीं, याद है कि नहीं, हमने जो हेपेटाइटिस प्रिवेंशन ट्रीटमेंट प्रोग्राम बनाया था जिसके तहत हम 3000 मरीजों को डेली मुफ्त देख रहे थे, वो बंद हो गया, उन्होंने बंद कर दिया उसको। 90,000 पेशेंट्स अ मंथ, कितनी बड़ी सर्विस थी ये, जो हमारा विजन था कि 2030, और ये बंद हो गया, ये बंद कर दिया उन्होंने गवर्नमेंट के अपने जो हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम है, जो कि एकदम सरकारी प्रोग्राम की तरह काम करता है, उसमें जम कर दिया। अच्छा, वापस साकिब निसार साहब की मीटिंग, तो उसमें जब मैंने उनको बताना शुरू किया, तो अभी हम कोई 4-5 मिनट इनटू द कॉन्वर्सेशन थे, तो उनके भाई साहब तशरीफ़ लाए, जो मैं नहीं जानता कि कौन है। तो उन्होंने बताया कि मेरा ये भाई है और ये उम्रा करके आया है। तो मैंने उनको मुबारकबाद दी और अपनी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ा रहे थे। तो अभी हम 2 या 3 मिनट, आपको नहीं पता था वो भी डॉक्टर है? मुझे उन्होंने बताया कि ये डॉक्टर है और सर्विसेज हॉस्पिटल में काम करता है, लेकिन मुझे उनका बैकग्राउंड नहीं पता था। तो अभी हम 2 या 3 मिनट इनटू द कॉन्वर्सेशन थे, तो सडनली जो भाई थे वो गुस्से में फट पड़े। डॉक्टर साहब का नाम क्या है? उनका नाम डॉक्टर साजिद निसार साहब। तो मुझे उन्होंने कहा कि गुस्से में फट पड़े, यानी उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी वो इतनी यानी अनसिविलाइज्ड और कहते हैं भाईजान इनसे पूछें कि इन्हें 20 अरब रुपए किस बात के मिले। तो मैं उनकी बात से एकदम यानी हैरान रह गया, और जो लहजा था, तो मैंने बड़े सुकून से उनको जवाब दिया। मैंने कहा देखिए, मुझे कोई 20 अरब रुपये नहीं मिले, चीफ मिनिस्टर साहब ने एक प्रोजेक्ट के लिए 20 अरब रुपये मुख्तस किए। तो उन्होंने कहा भाईजान आपको याद है कि सर्विसेज अस्पताल में तो पानी की टोटियाँ भी टूटी हुई थी, और तो मैंने और आपने 25 लाख रुपए जमा करके लगाए थे, तो हमारे पास तो पानी की टैप्स को भी ठीक करने के पैसे नहीं, और इनको 20 अरब रुपये मिल गए। बहुत ही तंजिया और उस अंदाज में उन्होंने कहा। तो मैंने उनसे फिर कहा, मैंने कहा देखिए, आपकी इन्फॉर्मेशन दुरुस्त नहीं है। मेरी एब्सोल्यूट कंडीशन थी चीफ मिनिस्टर साहब के साथ कि आपने एग्जिस्टिंग हेल्थ केयर बजट से मुझे एक पैसा भी नहीं देना। तो ये सारा पैसा जो आया है, और ये चीफ मिनिस्टर साहब रिकॉर्ड पे हैं कि मैंने 2 अरब इधर से बचाया, 3 अरब उधर से बचाया, तो इससे PKLI के पैसे उन्होंने। तो मैंने कहा आपके बजट का, और मैंने चीफ मिनिस्टर से रिक्वेस्ट की, और जो कि उन्होंने ऑनर भी की, मैंने कहा आप
एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल हेल्थ केयर बजट को को बढ़ाएं, तो उन्होंने कहा मैं इसको डबल कर रहा हूँ, और उन्होंने किया। तो इनके बजट पे किसी किस्म का कोई फर्क नहीं। डॉक्टर साहब का क्या इंटरेस्ट था, क्या लगा आपको, फिर हुआ क्या? मैं बताता हूँ ना। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि वहाँ से बात जब उनके पास कोई जवाब नहीं बन पाया, तो उन्होंने कहा और भाईजान आपको पता है कि ये तो 8 से 10 लाख रुपए अपने डॉक्टरों को पे कर रहे हैं। तो मैंने कहा हम बिल्कुल पे कर रहे हैं, क्योंकि ये वो लोग हैं, कोई $1 मिलियन कमा रहा था, कोई $500,000 कमा रहा था, ये नौकरियाँ छोड़ के आए। तो यहाँ से चीफ जस्टिस साहब खड़े हो गए। अच्छा। हाँ, कमरे से नहीं, खाने पे नहीं थे हम, सोफों में बैठे हुए थे। हाँ, तो कहने लगे ये कैसे हो सकता है, मेरे भाई को तो 1,35,000 रुपये मिलते हैं। तो मैंने कहा देखें, आपका भाई सुबह सरकारी अस्पताल में काम करते हैं, शाम को प्राइवेट प्रैक्टिस में लाखों रुपए कमाते हैं। हमारे डॉक्टर्स को हमने सिस्टम ऐसा बनाया है कि अगर आपने सेंटर ऑफ एक्सेलेंस बनाना है तो आप इस अस्पताल के अलावा बाहर काम नहीं कर सकते। बस वहाँ से उन्होंने चीखना चलाना शुरू किया, चीफ सेक्रेटरी को बुलाओ, हेल्थ सेक्रेटरी को बुलाओ, मैं तुम्हें देख लूँगा। अच्छा, अमीन साहब बेचारे दंग बैठे, मतलब ही वो शॉक्ड कि हो क्या रहा है, बिकॉज वो कहीं से उन्होंने, और उन्हीं के साथ में आया था। अपने बचपन के दोस्त का भी ख्याल नहीं किया? भाई बचपन के दोस्त का तो मैं आपको बताऊं कि जब वो सुप्रीम कोर्ट में खड़े होते थे तो वो कहते थे ये अमीन कौन है। कैन यू इमेजिन कि अपने बचपन के दोस्त को कहते हैं ये अमीन कौन है, इसकी क्या क्वालिफिकेशन है। मैंने कहा जी ये फिलैंथ्रोपिस्ट हैं और एक नेक आदमी। उनका बचपन का दोस्त था और जानते थे वो, और अदालत में कहते थे अमीन कौन है और उसकी क्या क्वालिफिकेशन, आपने इसको क्यों बोर्ड में लिया है। मैंने कहा ये एक अच्छे फिलैंथ्रोपिस्ट हैं, नेक इंसान है, अच्छा मशवरा देते हैं, और क्या चाहिए बोर्ड में। और यहाँ पे आपने कह देना था ना आपके बचपन के दोस्त हैं। नहीं, वो तो ठीक है, उनको पता थी ये बात, मगर मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि तो ये सारी वो। फिर एंड क्या हुआ? एंड उन्होंने फिर उसके बाद 2 हफ्ते बाद सूमो ले लिया। अच्छा, डॉक्टर साजिद निसार जो हैं, बाद में कभी आपका उनसे रब्ता हुआ या उन्होंने कोई बात की या अप्रोच किया? जब ये सारी चीज़ हो गई तो शेख अमीन साहब बहुत एम्बेरस्ड फील कर रहे थे। मुझे कहने लगे कि ये तो बचपन से मुझे भाईजान कहता है और आज इन्होंने हमारे साथ क्या सलूक किया। तो 3-4 दिन के बाद वो उनको लेके PKLI आ गए। अब वो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई कि क्या PKLI था, डॉक्टर साजिद निसार। जी। और उनको सारा उन्होंने कहा, तो उन्होंने हंसते हंसते उनसे कहा कि आप इनको, अगर आपको इतनी प्रॉब्लम है तो आप आके 8-10 लाख पे। तो उनको कहते हैं कि मैं पागल हूँ, मैं लाखों रुपए कमाता हूँ, तो मैं इधर 10 लाख की नौकरी पे आऊँगा। तो मतलब ये वो चीज़ें हैं जो कि मेरे माइंड में तो ये बिल्कुल एक। आपके ख्याल में डॉक्टर साजिद निसार ने ऐसे क्यों किया? मेरा ख्याल है डॉक्टर साजिद निसार साहब जो थे वो ही वॉज प्लेइंग इन द हैंड्स ऑफ द लॉबी फ्राम लाहौर। ये मेरा ज़ाती ओपिनियन है, क्योंकि वहाँ पे बहुत डॉक्टर्स में मिला जिनकी बॉडी लैंग्वेज से मुझे ये अंदाज़ा था कि इनको शदीद नापसंद है हमारा यहाँ आना। चूँकि आई थिंक चूँकि जो डायग्नोस्टिक्स थी उसमें हमने कम्पीट करना था, और मुफ्त इलाज दे रहे थे आप। और मुफ्त भी नहीं, उसमें हम जो पैसे देने वाले थे उनसे पैसे भी लेते। ये हमारा बिजनेस मॉडल था। हमारे कंपटीशन में आ गए, तो एक तरह का कंपटीशन ही समझ लीजिए। मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे बिजनेस प्लान में विद ऑल द बिजनेस एक्टिविटी अगर हम उस तरह से उसको एग्जीक्यूट कर लेते तो पहले साल हमारी जो रेवेन्यू जनरेशन की एक्सपेक्टेशन थी वो 3.5 अरब रुपए थी। हाँ जी। तो आप वो, और यही मैंने यास्मीन राशिद साहिबा को भी कहा कि आप इसको चला रही हैं, चलाइए, लेकिन कम से कम बिजनेस प्लान देख लें कि हमने करना क्या प्रोसीजर्स। अच्छा, इस सब कुछ होने के बाद अब चीफ जस्टिस साकिर निसार से कभी उनकी रिटायरमेंट के बाद उनसे कि आमना सामना हो मुलाकात? नहीं, मेरा कोई आमने सामने नहीं हुआ ना। मुझे देखिए, उन्होंने हमारे साथ बड़ी ज़्यादती की, हमारे साथ ही कौम के साथ बड़ी ज़्यादती की। यानी अपने ज़ाती अनाद में चीफ जस्टिस जो है ना, एक अल्लाह के बाद हाईएस्ट रैंक है जस्टिस सिस्टम ऑफ पाकिस्तान के अंदर। तो वो उनकी जो बॉडी लैंग्वेज, उनकी जो लैंग्वेज, मतलब मैं कहता हूँ कि, और मैं उसकी मिसाल जो, चूँकि मेरा तो बहुत ज़्यादा कोर्ट्स पे कभी एक्सपोजर नहीं हुआ, लेकिन जिस 3 रुकनी बेंच ने मुझे बरी किया, उनकी जो बॉडी लैंग्वेज इतनी ग्रेसफुल, इतनी डिग्निफाइड थी कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। मैं मतलब एक ज़मीन और आसमान का। आसिफ सईद खोसा साहब की बात नहीं, मैं बात कर रहा हूँ जस्टिस मंजूर मलिक साहब, जस्टिस याहिया आफरीदी साहब और जस्टिस मंसूर साहब। अच्छा। तो मतलब जिस दिन हमारी पहली पेशी हुई आफ्टर द रिटायरमेंट ऑफ द चीफ जस्टिस, तो कोर्ट का माहौल ही बदला हुआ था। मतलब साहब, मैं चूँकि लाहौर से नहीं हूँ, तो वो रोड बड़ी तंग सी थी। तो जब हम रोड पे पहुँचे तो रोड बहुत वाइड थी। तो मैंने ड्राइवर से कहा कि तुम तो गलत रोड पे आ गए। उसने कहा नहीं सर, यहाँ पे जो 150-200 कैमरास लगे होते थे वो हट गए हैं, तो रोड वॉज ओपन। और वहाँ पे मैं सिर्फ, वो तो एक चीज़ है, अंदर बिल्कुल मछली बाज़ार नहीं थी, और इतनी वो शफ़क़त से, लाहौर में हुई थी, और इतनी शफ़क़त से और मोहब्बत से वो जज हजरात
लोगों से बात कर रहे थे, उसने मेरे एतमाद को कोर्ट्स पे बहाल किया। और तारिक मलिक साहब के, मंजूर मलिक साहब के ये रिमार्क्स थे, उन्होंने जब वो हुआ और उन्होंने उसको बुलाया एंटी करप्शन वाले को कि तुमने ये रिपोर्ट कैसे बनाई, तो उसने कहा जी मुझे ये चीफ जस्टिस साहब ने कहा था। तो उन्होंने कहा मैं ये नहीं पूछा तुम्हें किसने कहा था, तुमने कानूनी काम किया। और फिर उनके अल्फाज से सुनिए, उन्होंने कहा हमने आपकी रिपोर्ट पढ़ी है और हमने डॉक्टर सईद अख्तर के जवाबात पढ़े हैं, हम आपकी रिपोर्ट को कम्प्लीटली रिजेक्ट करते हैं। और उनके अल्फाज थे, उन्होंने कहा आपको शर्म आनी चाहिए। मैं मतलब हैरान था कि क्या इंसाफ, या उसको शर्म आनी चाहिए जिसने उनको कहा था, वो भी होगा, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि उनको कहा कि आप तो कानून के, उनके अल्फाज थे आपको शर्म आनी चाहिए, आप तो कानून के मुहाफिज हैं और आपने ऐसा काम। अच्छा, फिर सुप्रीम कोर्ट ने जब आपको बहाल कर दिया था तो फिर आपने क्यों छोड़ा PKLI? मैंने इसलिए छोड़ा कि गवर्नमेंट ने फास्ट पेस पे जाके विद इन अ वीक 10 डेज़ एक नया लॉ ले आया। ये गवर्नमेंट का प्रोग्रेटिव है। एक मेरे पास ये ऑप्शन था कि मैं हद तक के इज़्ज़त ऑफ सुप्रीम कोर्ट का दावा दायर करता, लेकिन देखिए मैं एक प्रोफेशनल आदमी हूँ, मुझे एक डिलीवरी देनी है, मैं इन लीगल बैटल्स में नहीं उलझना चाहता, इसलिए छोड़ दिया। जी हाँ। तो उसके बाद फिर मेरा कोई बनता नहीं था। मैंने बड़ा क्लियरली उनको बताया कि आप इस नहज पे चलाएंगे तो ये PKLI को आप तबाही की तरफ। ठीक है, तो आप तो बहुत खुदा तर्स आदमी हैं, आपका एक ट्रस्ट भी है, आपकी इंटरनेशनल क्रेडिबिलिटी भी है, तो बगैर PKLI के किसी इंतज़ामी ओहदे के आप जो है पाकिस्तान में गरीब लोगों के लिए और PKLI के मरीज़ों के लिए क्या कर सकते हैं और क्या करेंगे? देखिए हमने अब ऑलरेडी इस्लामाबाद में वापस आके एयरफोर्स हॉस्पिटल में पाकिस्तान किडनी इंस्टीट्यूट जो मेरा ओरिजिनल अदारा था वो दोबारा शुरू कर दिया। और मैं अल्लाह की ज़ात से मुझे पूरा यकीन है कि एक दिन फिर PKLI मेरे पास आएगा। वो इसलिए आएगा कि ये नहीं चला सकते उसको, क्योंकि इसलिए नहीं चला सकते कि चाहे वो कि PTI की गवर्नमेंट है, वो चाहे नवाज शरीफ की गवर्नमेंट हो, चाहे पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट हो, चाहे कोई भी गवर्नमेंट है, कोई गवर्नमेंट इस अदारे को जिस अंदाज से सरकारी अस्पताल चलाया जाता है अगर चलाने की कोशिश करेगी तो इट इज़ एब्सोल्युटली बाउंड टू फेल। ये बात मैं पत्थर की लकीर की ऐसे से। अगर अब आप जिन महफूज हाथों में काम कर रहे हैं तो ये आपको कहीं और जाने देंगे? नहीं, वो उनसे बात की जा सकती है। ये तो मतलब वहाँ पे मैं एक सिस्टम बना रहा हूँ, लोगों को ट्रेन कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा विजन था, पैशन है लोगों को पढ़ाना, बच्चे ट्रेन हो रहे हैं, तो वो काम चलता रहेगा। तो पॉइंट ये है, और मेरी तो PKLI मेरी बेबी है, मतलब ये तो मेरा हर रात में उसके बारे में सोचता हूँ। लेकिन जब मैं ये देखता हूँ कि लोग गलत बयानियाँ करते हैं, झूठे प्रोजेक्शंस देते हैं, तो इससे बड़ा तकलीफ़ होती है कि लोग पर्सनल लेवल पे आ जाते हैं, अनडिग्निफाइड लहजे में। PKLI की फंडिंग के लिए आप क्या मदद कर सकते हैं? क्योंकि आफ्टर ऑल नुकसान तो मरीज़ों का होगा, गरीब लोगों का होगा, तो क्या अभी भी आपके जहन में कोई मंसूबा है कि आप फंडिंग इंटरनेशनल इकट्ठी करें और PKLI की मदद करें? नहीं, वो सिर्फ मैं उस वक्त कर सकूँगा ना जब मैं वहाँ काम कर रहा हूँ, क्योंकि ट्रस्ट तो वैसे किसी के साथ भी मिलकर काम कर सकते नहीं कर सकते। वो इसलिए नहीं कर सकते कि जब कभी आप फंडिंग करते हैं तो आप अपने शोल्डर्स पे एक ट्रिमेंडस रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। देखिए मैं लास्ट 15-20 सालों से जो अमेरिका में मेरे दोस्त हैं वो मुझे बेतहाशा ट्रस्ट करते हैं, और ऑन एवरेज 500 से लेके $700,000 में जमा करता रहा हूँ। मिनिस्क्यूल मनी है, लेकिन पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी हमारा काम चल रहा था। लेकिन उसमें ट्रस्ट का एलिमेंट है, उसमें हमारी ट्रांसपेरेंसी, इंटेग्रिटी, ऑनेस्टी अल्लाह सुब्हान ताला ने लोगों के दिल में डाल दी ये बात। तो मैं PKLI के लिए भी करूँगा, लेकिन देखें जब आप ये ट्रस्ट करते हैं ना तो फिर आप अकाउंटेबल हो जाते हैं। जो लवाहिकीन हैं कोरोना के मरीज़ों की जो जान से हाथ धो बैठते हैं, उनको हमेशा ये खदशा रहता है और शक रहता है कि शायद उनके मरने वाले की डेड बॉडी का कोई जिस्म का अज़ा जो है वो निकाल लिया गया हो। इस हवाले से क्या SOPs हैं और होनी चाहिए, और क्या ये खदशात जो हैं बिल्कुल गलत हैं? देखिए पहले तो यही बात गलत है कि आप जो मरीज़ का जो अटेंडेंट है वो उसको गौसल नहीं दे सकता। इंटरनेशनल रूल्स इसमें बने हुए हैं, आप प्रॉपर प्रोटेक्शन लें, क्योंकि जो मरने वाला है वो जरासीम सांस के ज़रिए एक्सहेल नहीं कर रहा। तो अगर कोई सिक्रीशंस निकल सकती हैं तो जो सुराख है हमारे जिस्म में, नाक, मुंह और पॉटी की जगह या पेशाब की जगह, वहाँ से कुछ, पेशाब में आमतौर पे वायरस सिक्रेट नहीं करता, तो वहाँ से तो उनको अगर आप अच्छी तरह एंटीसेप्टिक सोल्यूशन से वॉश कर लें, और जो आफ्टर ऑल कुछ लोग हैं ना जो उनको कफनाते हैं और कफनाते हैं, तो
कोई एज लॉन्ग एज नहलाने वाला प्रॉपर SOPs को फॉलो कर रहा है उसको ज़ीरो रिस्क है। मगर आपको पता है कि बड़े इलाकों में लोगों को करीब भी नहीं आने दिया गया और शुरू में ऐसे बहुत से वाक़यात बड़ा गलत किया गया ये, मैं समझता हूँ ये इंसानी तौहीन है। एक किसी का बंदा मर गया और आप चूँकि WHO ने इसमें बड़ी क्लियर गाइडलाइंस दी हुई हैं और ये कहना कि उनके आज़ा निकाल जाते हैं, ये मैं समझता हूँ एक्सट्रीमली ज़्यादती की बात है। मेरे इल्म में ऐसी कोई बात ना मैंने कभी सुनी है ना ऐसी बात कहीं है, क्योंकि कोरोना के वायरस के यानी जब आप ट्रांसप्लांट करते हैं तो किसी भी इन्फेक्शियस एजेंट की मौजूदगी अगर बॉडी में है, चाहे वो हेपेटाइटिस B हो, C हो, HIV हो, कोरोना हो या कोई और एक्टिव इन्फेक्शन हो, ऑर्गन का निकालना और उसका किसी को लगाना एब्सोल्युटली कॉन्ट्राइंडिकेटेड है या मना है। तो मेरी मना तो है, मगर ये जब तक SOPs नहीं होंगे तो फिर ये नामुमकिन भी तो नहीं है ना। नहीं, नामुमकिन तो कोई भी चीज़ नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ कि कोई आदमी जिसमें ज़रा सी भी शर्म, हया और खुदा का खौफ और मेडिकल नॉलेज है वो ऐसा काम कभी भी नहीं करेगा। शर्म, हया, खुदा का खौफ और मेडिकल नॉलेज, डॉक्टर सईद साहब, ये वो चीज़ें हैं कि जो शायद पाकिस्तान में आजकल इनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया आपका। मतीउल्लाह जान MJ TV से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।